वेलकम टू द क्लास। आज हम लाए हैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और भी मजबूत करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड पीवाईक्यू की सीरीज का अगला चैप्टर, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और रट लिया होगा। आज हम लाए हैं आपके लिए आपके बायो का सेकेंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे तो अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के वेटेज की। तो इसका अगर वेटेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट ये आप नहीं कह सकते कि किस टॉपिक से आएंगे और क्या कंटेंट आ सकता है। वो एमसीक्यूज में आएंगे, वेरी शॉर्ट में आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, तो हम कुछ प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो इससे बेटर है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर लें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे MCQs का है। पहला क्वेश्चन, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। तो पहले रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ के साथ उससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं? 5 टाइप के, ठीक। अगर हम बात करें पहला, अगर हमने देखा यहाँ गस्टेटरी रिसेप्टर्स है, आप इसको लिख लो, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। फोटो से क्या समझ में आ रहा है? लाइट, ठीक। मतलब ये देखने से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली कहाँ होगा? आईज में होगा। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होता है? हमारी टंग में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको जो टेस्ट आते हैं ना, आपकी जो टेस्ट बस है उससे रिलेटेड है। ओके, तो इसको लिख लो कि बॉडी के किस पार्ट में? ये टंग में। फोटो रिसेप्टर्स आपके हैं आईज में, ओके। और फिर कौन सा रिसेप्टर की बात करते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है स्मेल से, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑब्वियसली नोज में। फिर हमारा फोर्थ रिसेप्टर है हमारा थिग्मो रिसेप्टर, जो कि किससे रिलेटेड है? टचिंग सेंसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ है? ये आपके स्किन में। और है थर्मो रिसेप्टर्स, जिसको आप आगे भी पढ़ोगे इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपको कहाँ पे मिलते हैं? आपके इन्हीं रिसेप्टर्स पे। यहाँ पे आप जो है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, जिन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं, उन्हें फील करते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये 5 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स है, ठीक। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है? टंग, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सही आंसर है, टंग। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। तो रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले तो समझो कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हमारा जो इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, या कोई फूल तोड़ते वक्त काटे हुए हाथ लगे आपका, तो इसकी वजह से आप अपने जो रिस्पॉन्स दे रहे हो ना, झटके से अपना हाथ हटा ले रहे हो, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और वो कंट्रोल होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, क्योंकि इसमें हम थिंकिंग नहीं लगाते ना, क्योंकि अगर वो ब्रेन से कंट्रोल होता तो पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती, आप थोड़ा सोचते हो, उसके प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता और तब तक आपको चोट लग सकती है, आप जख्मी हो सकते हो। तो उससे बचाने के लिए ये एक मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में, रिफ्लेक्स आर्क वाला, और ये कंट्रोल आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसिकल are the activities which are possible due to a part of a brain, ठीक है। वैसे जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं सब कुछ हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया गया है इन अ स्ट्रेट लाइन वॉक करना और कोई बाइसिकल चलाना, तो मतलब अ काइंड ऑफ बैलेंसिंग से रिलेटेड है आपका, ठीक है। चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल, ओके। मतलब पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका कौन सा है और वो उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट को क्या बोलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका बैलेंसिंग से, ठीक है। और जब कोई इंसान अल्कोहलिक होता है, उसने शराब पी रखी होती है, तो यही पार्ट अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो देख लो, फोर ब्रेन, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का वैसे जनरल हम फंक्शन देखें तो सेरेब्रम हमारे थिंकिंग, रीजनिंग, स्मेल और किसी चीज को सी करना, मतलब विजन, इन सबसे रिलेटेड है, तो सेरेब्रम तो आंसर नहीं है। फिर है हमारा मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। साथ के साथ ये आपका हंगर एंड सटाइटी सेंटर भी होता है, जो आप खाना खाते हैं ना कि हाँ अब हमको और खाना है या फिर अब पेट भर गया, तो ये जो सिग्नल दे रहा होता है ये हाइपोथैलेमस दे रहा होता है। ये भी आंसर नहीं है, यहाँ बात तो बैलेंसिंग की हो रही है। फिर है आपका ऑप्शन हाइंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम, ये सही आंसर है। सेरेबेलम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। फिर है फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, मेडुला मेडुला ऑब्लांगेटा जनरली आपकी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक। अब इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, जिन पे आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, जिन पे आप काबू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रीदिंग रेट, आपका हार्ट बीट, आपकी बॉडी में इसोफेगस में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, ओके, ये सब क्या है, आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अंडर योर कंट्रोल नहीं है वॉलेंट्री एक्शन के जैसे। जैसे कि अब मुझे चलना है, मैंने चलना स्टार्ट कर दिया, मैंने हाथ हिलाया, ये सारे क्या हैं आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये आपके जो आपका फोर ब्रेन है उससे कंट्रोल होगा। बट मेडुला ऑब्लांगेटा रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following option shows the order of events correctly when a bright light is focused on your eyes, ठीक है। अब ये ब्राइट लाइट फोकस देखो, जब आपकी अगर आप बहुत ही तेज फ्लैश लाइट हो तो क्या होता है, आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, ठीक है। उतनी सारी जो लाइट है वो आपकी आईज अपने अंदर एंटर नहीं होने देती, ठीक। ये भी अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे मैंने बताया था कि जब आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, कोई प्रिकी नीडल है उस पर भी तुरंत अपने हाथ हटा लेते हैं, तो ये भी उसी टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है। अब देखो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले तो ब्राइट लाइट आएगी, ठीक। सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका फोटो रिसेप्टर में, जो रिसेप्टर है उससे आएगा, ठीक। रिसेप्टर इन द आईज जो कि क्या है, फोटो रिसेप्टर्स। उसके बाद सेंसरी न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। न्यूरोस्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ पे क्या है, इंटरन्यूरॉन है, इसकी प्रोसेसिंग होगी। फिर ये जो प्रोसेसिंग होने के बाद कहाँ पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स ही आपकी जो आईलिड्स होंगी उस पे वो क्लोजिंग एक्शन कर देंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये आपका ये बन गया ना ऐसे सीरीज सीक्वेंस, ये आपका रिफ्लेक्स आर्क है। कब, जब ब्राइट लाइट फोकस होगी, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रैवल विद इन अ न्यूरॉन, ठीक। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही होती है किसी एक न्यूरॉन के अंदर, तो उससे पहले तो आप पहले एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर से ड्रॉ करें, तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। इसकी हमने ब्रांचेस निकाल दी। ये स्टार शेप स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये है हमारा सेल बॉडी या साइटोन, ठीक। यहाँ पे क्या एक न्यूक्लियस है बीच में, उसके आजू बाजू क्या है, ये पहले ये आपका क्या है, सॉरी एक्सॉन कह रही हूँ, ये आपका है साइटोन, ठीक। साइटोन या सेल बॉडी भी कह सकते हैं। ये क्या है, जो ब्रांचेस ऐसे निकली हैं ये हैं डेंड्राइट्स, ठीक। ये क्या है, इतनी लंबी सी जो टेल लाइक स्ट्रक्चर निकली है ये है पूरी की पूरी एक्सॉन, ठीक। अब इसी एक्सॉन के ऊपर कहीं कहीं ऐसे ये लगी है शीथ, जिसका नाम है क्या, माइलिन शीथ, ठीक। अब ये कहीं कहीं है, कहीं कहीं पे नहीं है, जहां जहां पे नहीं है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रनवेयर, ठीक। ये जो जगह इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रनवेयर, ठीक। ये क्या है वाइट, ये है माइलिन शीथ, ठीक है। तो हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने नर्व सेल का दिख गया। ये क्या है, नर्व एंडिंग्स, अब इससे डायरेक्ट अटैच होकर दूसरा न्यूरॉन नहीं होता, वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में अगले न्यूरॉन का हमें डेंड्रॉइड्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोचो दूसरा न्यूरॉन है, सपोज कर लो ऐसा,
ठीक, यहाँ पे आपका एक क्लेफ्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ ये गैप है। ठीक, चलो इसको एक सेकंड, दूसरा न्यूरॉन का ये एक्सॉन है। ओके चलो, अब हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो ये सिग्नल है ये ट्रांसमिट कैसे होगा। ठीक, तो पहले डेंड्राइट्स से, डेंड्राइट्स में क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल आपका आएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ से ये एम्पलीफाई होगा आपका इस साइटोन में, साइटोन में जाएगा, साइटोन के बाद ये पहुंचेगा आपके एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू फिर यहाँ पे पहुंचेगा नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है फिर फर्दर वो केमिकल इम्पल्स में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो जंक्शन बना रहा होता है ये होता है सिनेप्स। फिर केमिकल जो इम्पल्स आपका जाएगा वो आपके डेंड्राइट्स में एंटर करेगा, और फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे फिर ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा हमारा सीक्वेंस वो कैसे है, डेंड्राइट, ओके, देन साइटोन या सेल बॉडी, साइटोन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, एक्सॉन के बाद ये पहुंचा कहाँ, हमारी नर्व एंडिंग में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूरॉन के ट्रैवल करने का सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, व्हाट कैन बी लाइकली एडवांटेज ऑफ हार्मोन्स ओवर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज सिक्रेटेड बाय ऑल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, इज इट ट्रू, क्या हर सेल हार्मोन बना रही, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट इज सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स एंड रीचेस ऑल सेल ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन हार्मोन की बात करें तो ये क्या होती हैं, जो स्पेसिफिक सेल या जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं उससे क्या हो रही थी, सिक्रीट हो रही होती हैं, और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में मिला दी जाती हैं। ठीक है, इनका कोई ऐसा इलेक्ट्रिक इम्पल्स या ऐसा कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं होता है कि इसी के थ्रू ये ट्रैवल करेंगी, ये क्या होती हैं, ब्लड में आ जाती हैं और उसके बाद ये बॉडी की सेल पे पहुंचा दी जाती हैं। अब जिस सेल में इससे रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको मतलब जिस हार्मोन जो सेल में अटैच होकर के अपना फंक्शन कर सकता है वो वहाँ पे अटैच हो जाता है और उसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अब ये आगे देख लो, इट इज रिलेट टू द टारगेट ऑर्गन फास्टर देन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नहीं, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है ना वो कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा तेज स्पीड में हो रहा होता है, जो कि हार्मोन्स होता है थोड़ा धीरे काम कर रहे होते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस टू बी जनरेटेड इन द सेल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ सेंस इन आवर बॉडी आफ्टर आवर नोज सेंसेस द स्मेल। जैसे मतलब किसी ने परफ्यूम लगा लिया, अब वो परफ्यूम स्मेल होकर के मेरी बॉडी में कैसा सिग्नल, सॉरी ब्रेन में कैसा सिग्नल भेज रही है, उसे आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ अच्छा है, बेकार है, जो भी जैसा आपको वो फील हो रहा है, तो वो सीक्वेंस कैसा हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कहाँ जाएगा, ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर्स में। ठीक है, सबसे पहले तो रिसेप्टर में जाएगा, और क्योंकि नोज में जाएगा ना, आप स्मेल कर रहे हो तो नोज में कौन से रिसेप्टर हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, तो ये तो गलत हो गया। गस्टेटरी रिसेप्टर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो टंग में आपके। ठीक, ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टिक रिसेप्टर्स है ये नर्व सेल की, पहला पार्ट कौन सा था, डेंड्राइट्स थे, तो डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। ओके, देन उसके बाद कहाँ जाएगा, डेंड्राइटिक टिप के बाद वो जाएगा आपके जो सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या इसमें दोनों में दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद जो टेल लाइक स्ट्रक्चर थी ना एक्सॉन, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। साइटोन यहाँ दिया ही नहीं है दोनों में, तो आगे बढ़ जाओ, डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल से एक्सॉन, एक्सॉन के बाद कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग। अच्छा, अब देखो इसमें एक्सॉन दिया, एक्सॉन के बाद सेल बॉडी दिया है, तो उल्टा तो ट्रैवल करके आएगा नहीं, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्चर बना रखा था नर्व सेल का, ये तो आपका सॉरी अच्छा से ही बना दे रहे हैं, जो हमने बनाया था वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपका डेंड्राइटिक टिप थे। ठीक, डेंड्राइट्स हो गए, ये आपका क्या हो गया, सेल बॉडी हो गया, ये आपका एक्सॉन है, और ये फिर नर्व एंडिंग है। ठीक, यहाँ पे क्या थी, माइलिन शीट थी एक्सॉन के ऊपर। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर था। तो अब सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल में पहुंच के फिर
यहाँ से पहुंच करके यहाँ पे आने के बाद फिर सेल बॉडी में जाएगा, क्या ऐसा जाएगा? नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन तो आपको एलिमिनेशन से ही ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया, पर फिर भी आगे पढ़ लो। नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर रिलीज ऑफ अ सिंगल डेंड्राइटिक टिप ऑफ अनदर नर्व सेल। हाँ, तो ये सही है कि नर्व एंडिंग में जाने के बाद ये थोड़ा केमिकल इंपल्स में चेंज होगा और दूसरी जो आपकी नर्व सेल होगी उसकी डेंड्राइटिक टिप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल इस तरह से ट्रैवल करेगा। आपका ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। तो देखो ये जो मूवमेंट है ना, जो रिलेटेड है किसी स्टिमुलस से और साथ के साथ वो कहीं ना कहीं ग्रोथ रिलेटेड है, वो कौन से मूवमेंट कहलाते हैं? वो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर हमने कितने टाइप के पढ़े हैं मूवमेंट्स? हमने देखो पहला हमने क्या पढ़ा है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर ये लाइट की तरफ है, मतलब सन की तरफ है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइक इन द केस ऑफ स्टेम, फ्रूट, लीफ, जो भी हमारा एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। फिर एक है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में कौन आएगा? हमारा रूट। क्यों? क्योंकि ये क्या शूट सिस्टम की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है? नहीं, ये हमारा ग्रो करेगा जमीन के अंदर, तो ये क्या है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फिर दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब कि ये आपका अर्थ से रिलेटेड है। अगर अर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव है, तो इसका क्या है? एग्जाम्पल आपके रूट है, रूट सिस्टम। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में आपका आ जाएगा शूट सिस्टम। ठीक, फिर आपका क्या है? थर्ड है आपका कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म आपने अभी जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे किसमें? फ्लावर में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो मेल गैमेट्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे थ्रू कीमोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो उसमें अगर हम स्ट्रक्चर जल्दी से बना के देख लेते हैं, जैसे हमने गाइनोशियम की बात की, पिस्टल की। ठीक, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इस टाइप से स्ट्रक्चर है उसका। ये क्या है? स्टिग्मा। फिर ये क्या है? ये है स्टाइल। फिर ये क्या है? ये है ओवरी। ठीक, ओवरी में ही क्या है? अंदर ओव्यूल है। ठीक, ओव्यूल में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। यहाँ पे क्या है? 3 एंटीपोडल है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं 2 और एक एग सेल है। ठीक, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना मेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स आया। उसके बाद क्या होगा? ये जो मेल गैमेट है वो इस ऐसे एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये पॉलन ट्यूब को ये रास्ता किसके थ्रू पता चल रहा है? कीमोट्रॉपिज्म के थ्रू, कि इसे इस तरह से एग के पास पहुंचना है। यहाँ 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे ट्रिपल फ्यूजन के बारे में, सिनगैमी के बारे में ना। ठीक, फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं कीमोट्रॉपिज्म पे। तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि ये देखो ये पाथ है, इसी तरह से जाना है, ये से कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ से कुछ सुक्रोज, कुछ केमिकल सिक्रेट हो रहे होते हैं जो इसको डायरेक्शन देते हैं कि पॉलन ट्यूब को इसी वे में जाना है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी कीमोट्रॉपिज्म की, जो हमने देखा कहाँ पे? पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में। ठीक, और अब बात कर लेते हैं एक और आपका मेन जो ट्रॉपिक मोमेंट है, वो है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? पानी से। ठीक है, और पानी जो प्लांट में लेने वाला ऑर्गन है वो क्या है? वो रूट है। ठीक है, चलो तो हमने ये समझ लिया। अब मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर है अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ सन, तो वो क्या है? फोटोट्रॉपिज्म है। ठीक, क्यों? सन है, लाइट है, तो लाइट से रिलेटेड क्या है? फोटो। ठीक, हमारे देखो लाइट से रिलेटेड क्या है? जो हम आईज में जो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, तो कहीं भी फोटो है ना, मतलब रिलेशन उसका लाइट से। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज। ठीक है, एब्सिसिक एसिड का
क्या मेन फंक्शन है। तो एक्चुअली यही एक एसिड है, सॉरी यही एक हार्मोन है जो कि क्या है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये कब रिलीज होता है, ये रिलीज हो रहा होता है ड्यूरिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो मतलब जब पतझड़ का मौसम आ रहा हो, ठीक है। तो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन ही तो हुई ना प्लांट के लिए, जब पत्ते झड़ जाए, तो कोई बाहरों वाला मौसम तो है नहीं, तो क्या है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, नहीं, वो कौन कर रहा होता है, वो करता है साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ टू इनहिबिट ग्रोथ, ये सही है ऑप्शन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो ये तो हमारा ऑक्सिन है, नहीं, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द, ये जिब्रेलिन और ये आपका ऑक्सिन है टू इनहिबिट ग्रोथ। नेक्स्ट है एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, तो वो जो चेंज है इन्वायरमेंट में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हार्मोन तो बोलोगे नहीं, उसको रिस्पॉन्स भी नहीं बोलोगे, रिस्पॉन्स तो आप वो चेंज आने के बाद दोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं, वो होता है हमारा स्टिमुलस, ठीक, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपका आंसर स्टिमुलस सही है। नेक्स्ट है which nerve transmit impulse from the central nervous system towards muscle cell, तो ऑब्वियसली हमारे देखो ये आपका रिफ्लेक्स आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल एक बार ड्रॉ ही कर लेते, कुछ भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, कैसा भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, सबसे पहले उसको रिसीव करेगा कौन, रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स रिसीव करेगा, उसके बाद फिर ये रिसेप्टर्स किसके थ्रू जाएंगे, नर्व्स के थ्रू जाएंगे, ओके। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू, किस टाइप के नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाएंगे हमारे सीएनएस में, ओके। जो सेंट्रल सीएनएस का, अब ये रिफ्लेक्स आर्क है तो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। वहां से स्पाइनल कॉर्ड में क्या इंटरन्यूरॉन है, क्या होगा, ये जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन की, अब भाई क्या कराना है, उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन में इंपल्स जाएगा, और मोटर न्यूरॉन हमारी मसल्स को ऑर्डर देगा कि भाई अब तुम्हें एक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच नर्व ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टुवर्ड्स मसल सेल, मसल सेल को कौन ऑर्डर दे रहा है, मोटर न्यूरॉन, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम वो वाला जो हमारा बुक में दे रखा है बहुत पुराना एग्जाम्पल कि किसी गर्म चीज को हाथ लगाने पे क्या होता है, तो आपकी जो स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो ले जाएंगे सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन कहाँ, आपके सीएनएस में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वहां से आपके स्पाइनल कॉर्ड से कमांड मिलेगा आपके मोटर न्यूरॉन को कि भैया हाथ हटाओ, मसल्स को ऑर्डर दो, और मसल जो है एक्ट करेंगी, आपका रिस्पॉन्स तुरंत आएगा कि आपको हाथ हटाना है, फाइनली आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक। मोटर नर्व इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना, करेक्ट मत खुशी खुशी में थायरॉक्सिन देख के सही पहला लगा के चला है, नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, हमें इनकरेक्ट बताना। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, ये बात सही है, जो कहते हैं ना कि नमक हमें कैसा खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट यूज करना चाहिए, नहीं तो गोइटर नाम का रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, सही बात है। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी बात सही है, लेकिन हमें बताना क्या, हमें गलत बताना है। अब ये बता रहे हैं आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, कोई लेना देना है आयरन का, नहीं, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयरन का कोई लेना देना नहीं है, आयोडीन का लेना देना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the secretion of which hormone leads to physical changes in the body when you are 10 to 12 years of stage, मतलब जिस एज ग्रुप में आप अभी हैं तो आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी, ये तो बहुत उल्टा ही हो गया, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका सिक्रीट होता है ओवरी से और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा होता है टेस्टिस से, ये तो गलत है, यहाँ तो सीक्वेंस उल्टा पलटा है। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम, नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ इसको सिक्रीट कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बन रहा होता है जो कि है मेल में सेक्स हार्मोन, और एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज हो रहा होता है जो कि है
फीमेल सेक्स हार्मोन, ओके, जिसकी वजह से एडोलेसेंस स्टेज में आप में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ये भी गलत है, आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स, कौन पेयर्स में नहीं है, तो टेस्टिस भी देखो वन पेयर होता है, एड्रिनल ग्लैंड भी हमारी वन पेयर होती है, दोनों किडनी के ऊपर एज अ क्राउन टाइप का रखा रहता है, ये एड्रिनल ग्लैंड भी है, पिट्यूटरी सिंगल होती है, ठीक, ये पेयर में नहीं होती है, ठीक है, आपके ब्रेन में का ही एक पार्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी भी पेयर में होती है, तो पिट्यूटरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है द सेंस ऑफ स्मेल इज डिटेक्टेड बाय टेस्ट बड, गस्टेटरी रिसेप्टर नहीं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो पहले स्लाइड में हमने सारे रिसेप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल इन ह्यूमंस, स्लीप वेक साइकिल एक्चुअली रिलेटेड होता है ना पीनियल ग्लैंड से, बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है, बाद में मतलब शुरुआत में बचपन में तो रहती भी, इसलिए कहा भी जाता है कि आपकी आदत जो बचपन में पड़ जाएगी ना वो रह जाएगी जिंदगी भर आपके साथ, तो अच्छी आदतें डालना शुरू कर दो, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तभी से, ये पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा धीरे धीरे डीजनरेट भी होने लग जाती है, तो बहुत ही स्मॉल ग्लैंड है जो कि रिलेटेड होती है आपके जो स्लीप वेक साइकिल है, जो आपका एक कहते हैं ना कि एक जो क्लॉक चलती है आपकी बॉडी की, उससे रिलेटेड होती है, ठीक। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट हमने 4 टाइप के पढ़ ही लेते, ये क्या, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, नहीं टच वाला नहीं, वो क्या था, नेस्टिक मूवमेंट था, हमने 2 टाइप के मूवमेंट्स पढ़े हैं प्लांट्स में, एक है नेस्टिक मूवमेंट्स, जैसे कि हमने अगर जो टच मी नॉट प्लांट को टच किया और तो क्या होती है उसकी लीव्स जो होती हैं वो ड्रूप कर जाती हैं, वो एकदम मुरझा सी जाती हैं, पर कुछ टाइम के बाद वो फिर से वापस खिल सी जाती हैं, ठीक, ये किस वजह से होता है, ये नेस्टिक मूवमेंट्स होता है, ठीक है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स नहीं, और ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है अगर फोटोट्रॉपिज्म है तो लाइट की तरफ है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है पानी की तरफ है, जियोट्रॉपिज्म है तो जमीन की तरफ है, ये गलत है। इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम, ये भी गलत बात है भाई, स्टेम में तो हमने देखा ही था। इट इज ग्रोथ रिलेटेड, ये सही ऑप्शन है आपका कि ये क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज, तो देखो साइटो का मतलब ही है सेल, और काइनेसिस हमने चाहे हमने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा है तो वो क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस पढ़ा है तो वो डिवीजन ऑफ सेल, तो ये अपने आप में ही है, इस हार्मोन का नाम ही रिलेट करता है हमारा सेल डिवीजन से, तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ गया है, जैसे हमने देखा है इतने सारे प्री बोर्ड्स आपने दे लिए होंगे, आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें 16 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होते हैं और आपके 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होते हैं, जिसमें ज्यादा वेटेज है किसका, बायो का, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होते हैं ना आपके जो बायो से ही आ रहे होते हैं, तो असर्शन रीजन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो इस सेक्शन को कर लेते हैं। पहला है, पहले तो ये देख लो कि इसको करने की विधि क्या है, ठीक है, मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, 2 स्टेटमेंट है आपका, एक असर्शन और एक रीजन, अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, तो आप ऑप्शन ए टिक करोगे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन और असर्शन का कोई भी लेना देना नहीं है तो आप बी टिक करोगे। अगर असर्शन आपका सही है बट रीजन गलत है तो सी टाइप करोगे, और अगर असर्शन ही गलत है बट रीजन वाला स्टेटमेंट सही है तो आप डी आंसर टिक करके आओगे। चलो पहला क्वेश्चन है, असर्शन है एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज, हाँ सही बात है, जो स्टिमुलाई वो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उनकी बॉडी में रिएक्शन हो रहे होते हैं। रीजन है ऑल एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन्स, ठीक है। अब देखो असर्शन पढ़ लो, एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वे, बात तो सही है बट वाई
वो अब उसका रीजन दे रहा है ये कि ऑल एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम, सारे एनिमल्स में क्या है, एक नर्वस सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब इसको इस तरह समझो, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, अचानक से आपको कुछ बहुत डेंजरस सिचुएशन दिख गई, आपको रास्ते में सांप दिख गया। अब आपका क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, पहले ये सुनो। आपने देखा सबसे पहले क्या, सांप को देखा, कैसे देखा, फोटो रिसेप्टर्स आईज में, आईज ने जो है वहां से सेंसरी नर्व सिग्नल देकर के गई आपके ब्रेन के पास। ब्रेन को पहले कोई मेमोरी होगी कि भैया टीवी में देखा है, कहीं देखा है कि ये तो डेंजरस चीज है, इससे तो दूर भागना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वो देगा आपके जो मोटर नर्व्स है, कहाँ के, आपके हाथ पैर के, कि भैया आप भागो, ठीक, आप भागना शुरू करोगे, आपकी ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगी, क्योंकि आपकी नर्व्स में ऑक्सीजन सप्लाई करनी है भाई, एनर्जी चाहिए। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में ना, कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी यही तो आपके ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो ऑक्सीजन सप्लाई, अब ये ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, दौड़ना है, जल्दी जल्दी सांस लेनी है। उसके दरमियान क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाएगा, तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। ये सारा काम कैसे हो रहा है आपका, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा। एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है आपका उस टाइम पे कि उस टाइम आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उससे हार्मोन एड्रिनालिन जो होता है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो वो हमारा कैसा हार्मोन है, वो जैसा आप ऐसे डेंजरस सिचुएशन में हो जाते हैं तो वो आपका 3F हार्मोन है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक। मतलब अभी आपको क्या करना है, आपको उड़ जाना, मतलब उड़ के भाग जाना है एक तरह से, तो आप क्या कर रहे हो, फ्लाइट, ठीक। अगर फंस गए सिचुएशन में तो आप क्या करते हो, फाइट करते हो, किसी भी तरह से किसी डंडे से मारने की कोशिश करते हो कि ये भाग जाए, सांप यहाँ से हमसे दूर हट जाए, ठीक है। फ्राइट मतलब डर भी रहे हो साथ के साथ, ठीक है। तो देखा आपने इस सिचुएशन में आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, साथ के साथ आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो दोनों ही सिस्टम काम कर रहे हैं आपके, okay. All animals have nervous system, endocrine system involving hormones and animals can react to stimuli in different way। दो टाइप से stimuli काम कर रहे हैं, एक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं और एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक। तो both the statements are true and reason is the correct explanation of this assertion। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक। नेक्स्ट है, the effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on a stem, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का जो हमारा इफेक्ट है ऑक्सिन हार्मोन का, वो रूट में अपोजिट होगा स्टेम के, ठीक। तो ये स्टेटमेंट देखो, ऑक्सिन क्या कर रहा है, अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में जैसे हमारा अगर यहाँ से सन है, लाइट आ रही है, ठीक, ये हमारा शूट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ की सेल्स हैं। तो पहली बात तो क्या होगी कि जो ऑक्सिन हार्मोन होगा ना, वो इस साइड मतलब सन के अपोजिट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट कर देगा सेल एलोंगेशन, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी 3 सेल है ना, यहाँ इतनी दूरी में एक एक सेल, अब इधर की साइड की सेल इलोंगेट करती जाएंगी, यहाँ की सेल्स छोटी छोटी हैं, तो धीरे धीरे बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स सन। तो ये क्या हो रहा है, एक टाइप से फोटोट्रोपिज्म क्रिएट कर रहा है। बट क्या ये जो होता है ग्रोथ रूट में ये ट्रॉपिक रिलेटेड मूवमेंट्स है नहीं, तो ये बात तो सही है। रीजन है ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है। ग्रोथ तो ये कर रहा होता है रूट और शूट दोनों में, बट थोड़ा डिफरेंट वे है, ठीक। तो ये गलत है, ये डिक्रीज नहीं करता है रूट ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, ये गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी यहाँ पे देखते हैं क्या था, हाँ देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है यहाँ पे, सी, ठीक। नेक्स्ट है assertion, cytone region of nerve fiber connects information for the brain। अच्छा नहीं ये तो गलत लग रहा है, ये गलत है, ठीक है। साइटोन रीजन जो नर्व फाइबर का होता है, देखो हमने नर्व फाइबर का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया था सबसे पहले क्या पढ़ा है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी या साइटोन, ठीक। उसके बाद वो कहाँ जाता है, एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग में। तो साइटोन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ब्रेन, ऐसा है क्या कुछ, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, ये गलत है। और रीजन क्या है आपका, नर्व फाइबर्स कैन
ईदर हैव और लैक माइलिन शीट। हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में मतलब दो टाइप के नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो हमने पहले बना रखा था, फिर से बना देते हैं। ये क्या है, एक नॉर्मल नर्व सेल का स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी से, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा साइटोन, ये क्या है नर्व सेल। यहाँ पे क्या है, ऐसे साइड साइड में ऐसी शीट लगी हैं, ये है माइलिन शीट, ठीक। कुछ ऐसे भी नर्व सेल्स होती हैं जिनमें ये हमारा डेंड्राइट्स है, साइटोन है, ठीक है, एक्सॉन है। बट ये एक्सॉन जो होता है विदाउट माइलिन शीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइलिन शीट नहीं पाई जाती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, ये बात सही है, ठीक। तो इसमें क्या असर्शन हमारा फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही आएगा, जो आपका लास्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है। पहला है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। तो नाम से ही में समझ में आ रहा है, क्रेनियम, क्रेनियल किससे रिलेटेड है, हमारा ब्रेन से, ठीक। तो जो भी नर्व्स हमारी ब्रेन से अराइज हो रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी क्रेनियल नर्व। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्पाइनल नर्व, ठीक है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है सीएनएस, पीएनएस, एनएस से मिलकर के बना है, ठीक है। तो जो सीएनएस है उसमें क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ब्रेन से फिर हमारा एएनएस के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सारी सारी नर्व्स आती हैं, ठीक। लेकिन जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो कितनी पेयर्स में होती हैं, 31 इन पेयर्स, ठीक है। इतनी जोड़े स्पाइनल नर्व्स है। एंड क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स। ये कहाँ से अराइज हो रही होती है, हमारे ब्रेन से, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आंसर दे रखा है, दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन। They are 31 pairs in number and they are 12 pairs in number. Okay. Next question है, name the hormone that are released in human male and female when they reach puberty. मतलब वही एडोलेसेंस स्टेज, जैसे कि हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था कि कौन सा हार्मोन होता है जो प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज हो रहा होता है मेल में, वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल्स में, उनकी वॉइस, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड ग्रोइंग ऑफ मस्टैचेस एंड बियर्ड, ये सारी सारे चेंजेस इनमें आ रहे होते हैं। और फीमेल्स में कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ओके। तो उनकी बॉडी के जितने भी चेंजेस हैं, उनकी वॉइस में चेंज आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ये सारे रिलेटेड चेंजेस आ गए हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, नेम अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन विच प्रॉब्लम इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय दिस ग्लैंड। तो देखो आपका ब्रेन में जो आपने ग्लैंड पढ़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, और जो आपने इससे रिलेटेड जो हार्मोन्स पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन जब आपका एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, गिगैंटिज्म, ठीक है। मतलब हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इंसान थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ही नॉर्मल पीपल से बड़ा हो जाएगा। और अगर ये कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा होता है तो क्या हो जाएगी, डॉर्फिज्म, ठीक। चलो इसका आंसर भी आप ऐसे लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेस्टिस इन मेल प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ovary in female produce hormone estrogen. Second part of this question is pituitary gland present in the brain is responsible for body growth, जो कि होगा किससे, हमारे ग्रोथ हार्मोन से, ये जी से ग्रोथ एंड एच से हार्मोन। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स इफ एक्सेस देन इट विल लीड्स टू गिगैंटिज्म, एंड अगर लेस होगी तो डॉर्फिज्म, मतलब इंसान बौना रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायरल इज इन अ स्कैरी सिचुएशन, कोई डेंजरस सिचुएशन हो गई होगी, इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो देखो हमने आपको फॉर हार्मोन बनाया था, कौन सा, एड्रेनालिन, 3F हार्मोन था ना, 3F हार्मोन, कौन सा, फाइट मतलब
डट के सामना कर रहा है, झगड़ा कर रहा है जो भी उसका एनिमी है उससे, फ्राइट डर लग रहा है, फियर है, और फ्लाइट भाग जाने का, उड़ गया, फ्लाइट। ठीक, 3F हार्मोन है हमारा कौन, एड्रेनालिन। ठीक, state the immediate changes that takes place in its body so that the squirrel is able to either fight or run। ठीक, तो चलो इसका भी आप आंसर इस फॉर्म में देख लो। When a squirrel in a scary situation, then its nervous system stimulate the adrenal gland to secrete what? More adrenaline। एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए एड्रेनल ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करेगा। दिस एड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, ये क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा मसल्स में, एंड कॉजेज लीवर टू पुट मोर स्टोर्ड ग्लूकोज। तो क्या होता है ना, हमारी जो जैसे प्लांट्स में जो आपने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट इन ह्यूमंस जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो क्या है, ग्लाइकोजन, वो लीवर में रहता है। तो जब एनर्जी चाहिए ना उस टाइम में कुछ खाने तो नहीं लग जाओगे तुरंत एनर्जी के लिए, तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है आपका, ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म है वो कन्वर्ट करेगा लीवर, और वो स्टोर्ड ग्लूकोज को ब्लड में ला देगा इन द फॉर्म ऑफ रियल ग्लूकोज। फिर वो रियल ग्लूकोज आपके ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल में पहुंचाए जाएंगे। जल्दी जल्दी सांस लेगी स्क्वायरल गिलहरी तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी, और फिर वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन का वो है प्रोसेस वो हो रहा होगा। ऑल दीज एक्शंस ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन स्क्वायरल्स बॉडी। इन दिस वे स्क्वायरल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे एक्शन। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ पार्ट्स 1 and 2 इन द डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन गिवन बिलो। ठीक है, तो देखो वही नर्व सेल का आपका बना रखा है स्ट्रक्चर। तो हमने ये वाले कौन से स्ट्रक्चर बने थे जो कि स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं, ये हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करेंगे, जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करेंगे। एक्सॉन क्या करेगा, एक्सॉन लेके उसे क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और उसके बाद वो भेजेगा कहाँ, सॉरी ये साइटोन है, एक्सॉन नहीं, ये साइटोन है, ये पार्ट क्या है, साइटोन। इसकी लेबलिंग नहीं, बट हाँ ये भी ध्यान रखो कि आपको ऐसे डायग्राम दे करके लेबलिंग वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से आना चाहिए नर्व सेल का। ठीक, डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इम्पल्स को, साइटोन क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, देन एक्सॉन क्या कर रहा है, ये इसको इम्पल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है टुवर्ड्स नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग के बाद ये जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इम्पल्स ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। ओके, ये सेकंड पार्ट आपका क्या है, ये है एक्सॉन। ठीक, चलो इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, डेंड्राइट्स, these are branch like structure that receive message from other neuron and allow the transmission of message to the cell body। ठीक, एक्सॉन क्या करेगा, it will carry electric impulse that are the means of communication within brain and between the brain and the rest of the body। ठीक, मतलब ये क्या करेगा, एक्सॉन क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ना उसे कैरी करने का ही काम करेगा। कुल मिला के बात इतनी सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why is it advised to use iodized salt in our diet? तो देखो हमेशा खाने में हमें कैसा नमक लेने को कहा जाता है, आयोडाइज सॉल्ट का। उसमें क्या होगा, आयोडीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है T3 एंड T4 हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो क्या करता है आपकी बॉडी की जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने के लिए। ठीक, चलो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो। Iodized salt contains iodine which is necessary for the thyroid gland। ठीक, थायराइड ग्लैंड के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। क्यों, तभी थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन को, वही जो मैंने कहा ना T3 T4 हार्मोन है, वही आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी टू प्रोवाइड ग्रोथ। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ग्वाइटर नाम का रोग हो जाता है, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस ग्वाइटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क। ये आपको रिफ्लेक्स आर्क बनाने को भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पॉन्टेनियस या इमीडिएट रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पर्सन। कैसे, जैसे आपने कोई बहुत ही गर्म चीज है उसको हाथ लगाया, अब
थोड़ी देर तक हाथ लगाए रहोगे तब तो स्किन अच्छे से जल जानी है, ठीक। तो आप क्या कभी कभी होता है ना कि गर्म तवा छुआ या कुछ भी तो तुरंत अपने हाथ हटा लेते हैं, आप जलते नहीं हो बट आप में वो सेंसेशन चली जाती है ब्रेन में कि हाँ देयर इज समथिंग डेंजरस, ओके। तो अच्छा, और ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर इन बॉडी व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन द योर आईज, तो ये भी आपका क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। अच्छा, एक और रिफ्लेक्स पूछा जाता है स्नीज रिफ्लेक्स, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से, ठीक है। ब्राइट लाइट वाला फोटो रिसेप्टर से, ठीक है। और अगर हमने किसी गर्म चीज को छू दिया, थर्मो रिसेप्टर से। कोई बहुत ही नुकीली चीज है, प्रिक्की नीडल है, तो किससे रिलेटेड होगा, थिग्मो रिसेप्टर से, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला जो स्टिमुलाई रिसीव करने वाला है वो कौन है, रिसेप्टर। आपको बस ये ध्यान दे के रखना है कि आपको कौन सा रिफ्लेक्स आर्क पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिसेप्टर्स चूज कर लेना है, ठीक। वो किस पे इफेक्ट करेगा, जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, कोई बहुत ही तेज स्मेल हो गई, बहुत ही हार्श कोई परफ्यूम लगा के जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत जल्दी से छींक आने शुरू हो जाती हैं, या फिर बहुत ही पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो भी क्या होती है, छींक आती है, ठीक। तो वो उसमें कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले क्या आएगा, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से जाएगा आपका ये जो स्टिमुलाई, ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन में फिर आपका जाएगा न्यूरोस्पाइनल जंक्शन में, जो भी है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इन द केस ऑफ ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन ना, वैसे तो ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से जनरेट होता है, बट क्योंकि आपका लेवल क्लास 10th में आपको खाली स्पाइनल कॉर्ड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पाइनल कॉर्ड भी लगा दोगे तो आपके मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड डालोगे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही आपका इंटरन्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, वहां से फिर आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन कहाँ, आपके मसल्स को ये कमांड देगा कि भाई आपको अब यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिखाना है। तो जब मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स पे आएगा तो इन द केस ऑफ नोज आप क्या होगा, स्नीज आएगी, रिस्पॉन्स है छींक आ जाएगी, ठीक। बट लाइट वाले में क्या था, लाइट में आपकी आईलिड्स थी, ठीक। तो जो मोटर न्यूरॉन जाएगी आईलिड पे वर्क करेगी और आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी, ओके। और अगर हम बात करें कि आपका जो थर्मो रिसेप्टर वाली बात है, तो मसल्स कौन से आएंगे, आपके हाथ के एक्टिवेट हो जाएंगे, और मसल न्यूरॉन का के कमांड से आपका मसल्स एक्टिवेट होगा और हाथ हट जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पूछे जा सकते हैं आपसे। चलो अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख लो। हाँ देखो, ये वाला आपको डायग्राम दे भी रखा है बहुत ही अच्छे से, इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसमें देखो क्या है कि ये एक गर्म बर्तन है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको क्या हुआ गलती से इसने टच किया, तो रिसेप्टर कौन से हैं, हीट के और पेन के, मतलब थर्मो रिसेप्टर हैं, थिग्मो रिसेप्टर हैं, कहाँ है, स्किन में। वो लेकर के गए कहाँ, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर्स ने सेंसरी न्यूरॉन में सिग्नल लेकर के गए और फिर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आया। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ क्या है, रिले न्यूरॉन है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हुई इंफॉर्मेशन की। उसके बाद यहाँ रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन ने कमांड दिया किसको, आपके मसल्स को, आपके आर्म की मसल्स को कमांड दिया कि भाई हाथ हटा लो, नहीं ज़्यादा ही जल जाओगे। तो आपने क्या किया, हाथ तुरंत का तुरंत यहाँ से हटा लिया, ठीक। अब हमें रिफ्लेक्स आर्क थोड़ा बेटर समझ में आया होगा, ठीक। चलो इसको छोटा कर देते हैं, और अगर इसका थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। चलो ठीक, अब इसको एक बार ऐसे पढ़ भी लेते हैं। द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक। मतलब स्किन अपनी, मतलब कुल मिला के हाथी है ना, स्किन ने रिसीव किया, उसके बाद आपका ये पूरा मोटर न्यूरो सॉरी सेंसरी न्यूरॉन से पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ये आपके मोटर न्यूरॉन में आई, और फिर आपके बैक टू इफेक्टर ऑर्गन आ गई। सॉरी मोय हो गया, कोई बात नहीं, इसको फिर ठीक कर देते हैं। चलो, ये इफेक्टर ऑर्गन में आ गई और इफेक्टर ऑर्गन ने कमांड को लिया और हाथ हटा दिया, ठीक। अब ये पूरे के पूरे इस एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिसेप्टर ऑर्गन कुड बी अ सेंस ऑर्गन, कोई भी सेंस ऑर्गन हो, ठीक, सच एज आईज, स्किन एटेक्स्ट्रा, ओके। एंड इफेक्टर ऑर्गन कुड बी मसल, ग्लैंड्स एटेक्स्ट्रा, ठीक है।
अब बी देख लो, बी आपका एक रिफ्लेक्स आर्क का ही एग्जाम्पल दे रखा है आपका, जो ब्राइट लाइट से रिलेटेड है। व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आई, ठीक, रिसेप्टर सेल रिसीव द स्टिमुलस, कौन सा रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर रिसीव करेंगे स्टिमुलस को, एंड एन इम्पल्स इज जनरेटेड, इम्पल्स जनरेट होगा, दिस इम्पल्स इज पास्ड ऑन टू सेंसरी न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, एंड देन गोज टू द ब्रेन, ठीक, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन सेंस द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन, वो इम्पल्स भेजेगा, यहाँ ब्रेन या हम CNS लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, ये मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन में जाएगा, कमांड देगा किसको, आपकी आईलिड्स को, विच कंट्रैक्ट्स द प्यूपिल, पहले तो हाँ पिपल कंट्रैक्ट होगी, क्योंकि अगर डायलेट रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज जो भी ब्राइट लाइट की जो रेज है वो इंटर कर जाएंगे, तो वो उतने इंटर करना ठीक नहीं है आइज के लिए, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी प्यूपल्स को, और ये जो और क्या हो गया, आपकी आईलिड भी, पलके भी झपक जाएंगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी समराइजेज, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर आइज में, देन सेंसरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ब्रेन मोटर इफेक्टर न्यूरॉन, आई मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल, ओके, ये पूरा का पूरा आपका एक रिफ्लेक्स आर्क है जो रिलेटेड टू ब्राइट लाइट से है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the flow of signal in a synapse from axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron take place, but not in the reverse direction? Explain. तो मतलब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जो न्यूरल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, वो एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप पे गया, उसके बाद साइटोन में, फिर एक्सॉन्स पे, फिर एक्सोनल एंड पर, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप पे ही क्यों जा रहा है, वापस से बैक फ्लो क्यों नहीं हो रहा? भाई यहाँ तो कोई वेल्स लगे नहीं ना हमारे वेन्स की तरह या फिर हमारे हार्ट के चैम्बर की तरह, तो ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो कैसे हो रहा है, ये इंश्योर कैसे हो रहा है, इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वेल्स नहीं है, बट यहाँ पे भी ना एक बहुत ही स्पेशल टाइप काइंड ऑफ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहले हमने देखा, देखो दो नर्व सेल बना लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक, ये तो हमने बना ही रखी है, ये हमें पता है ये सब क्या है, ये डेंड्राइटिक टिप है, ये क्या कर रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई भी एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है वो रिसीव कर रहे हैं, देन ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे एक्सोनल एंड तक, ये हमने बना भी रखा था, ये माइलिन शीट है, ओके। उसके बाद ये एक्सॉन जो फिनिश होता है, सॉरी लेट मी पेंट चेंज द कलर ऑफ द पेन, अच्छा, ये एक्सोनल एंड हमारा कैसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारी टिप एक्सोनल एंड की एंड है, और ये हमारी टिप है, जिस पे दूसरा जो न्यूरॉन होगा ना, उसका डेंड्राइटिक एंड आकर के कनेक्ट नहीं होगा, मतलब उसके पास होगा, क्यों, यहाँ पे ना एक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके, क्योंकि एक जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, ठीक, वो अटैच होता है किस तरह से, यहाँ पे एक सिनेप्स होती है, ओके। चलो हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, ये दूसरे न्यूरॉन की क्या है, एक्सॉन है, दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, और उसकी भी माइलिन शीट है, और इस एक्सॉन के बाद में इधर क्या है, एक्सोनल एंड है, ओके, ठीक है। हम बात कर रहे थे यहाँ अपने दो एक्सॉन के बीच के इस रीजन की, इस रीजन में ये जो हमारे लास्ट में एक्सोनल नॉब है, ये वाली, ये डेंड्राइट से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, पहली चीज। ये जो यहाँ की जो दरार होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, या और जगह को बोलेंगे हम सिनेप्स, ठीक। ये सिनेप्स क्या कर रहा होता है, यहाँ पर जो अभी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रहा होता है, ये चेंज हो जाता है इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स में, और जो डेंड्राइट के जो टिप्स होते हैं ना, उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर सकते हैं, ठीक। ये जो रिसीवर्स होते हैं ये एक्सोनल एंड पर नहीं होते हैं, यही रीजन है कि जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जाएगा, वापस बैक फ्लो इसका नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी देख सकते हैं हम, यहाँ देखो,
electric impulse travels through a neuron, but to be transmitted to another neuron it need to be passed in the form of neurotransmitter. ओके यहाँ पे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होते, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, कुछ केमिकल्स में. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्पेशलाइज्ड चैनल्स, specialized chemicals. These can enter a neuron only through specialized channels. यहाँ पे कुछ specialized channels होते हैं जिसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है. Such receptor channels are present in dendrites but not in axon. The axonal ends of one neuron release neurotransmitter to be received by the dendrites. इसको केवल dendrites रिसीव कर सकता है और कोई नहीं. Of the following neuron, जो next neuron होगा उसका. Due to this, the flow of signal in a synapse is from axonal end of one neuron to dendritic end of the another neuron, but not in the reverse direction. ठीक, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सा यहाँ इमेज भी लगी हुई है, इस इमेज के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं. ओके, इस इमेज को मैंने थोड़ा सा enlarge कर दिया. Let me erase this. हाँ, ये ज़्यादा अच्छा डायग्राम है, जो मैंने बनाया था बहुत ही बेकार था. अब देखो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई भी मिला होगा, ठीक है, यहाँ से कोई भी सिग्नल गया होगा, डेंड्राइट ने क्या होगा, डेंड्राइटिक टिप ने रिसीव किया होगा, फिर ये एक्सॉन में क्या होगा, एम्पलीफाई हुआ, देन जो साइटॉन है वहाँ पे एम्पलीफाई हुआ, साइटॉन यानी सेल बॉडी से फिर जाएगा एक्सॉन पर, एक्सॉन के बाद यहाँ पर ये देखो, ये जो लास्ट में जो एक्सॉनल नॉब है यहाँ पर जाएगा. अब ये नॉब दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट से डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, इस क्लेफ्ट को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, ये क्लेफ्ट है हमारा. ठीक, और जंक्शन को बोलते क्या, सिनेप्स. यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर के दूसरे डेंड्राइट के कहाँ पे जाएगा, यहाँ चैनल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें आ जाएगा. ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे, इसमें अटैच होंगे, देन अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. और इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो है वो इंश्योर रहेगा कि हाँ भाई उसे एक ही डायरेक्शन में जाना है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिनेप्स. अब सिनेप्स तो खैर हमने देख ही लिया था पिछले क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन क्योंकि आ चुका है आपके पेपर में, व्हाट इज सिनेप्स. In a neuron cell, how is electrical impulse created and what is the role of synapse in this context. ठीक है, वैसे इसको हम समझ ही चुके हैं, अब इसका जल्दी से आंसर देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. देखो सिनेप्स क्या है, synapse is the gap between two neurons. दो न्यूरॉन थे, ओके, उनके बीच का जो गैप है. Here the axon terminal, किसका, पहले न्यूरॉन का. Here the axon terminal of one neuron is in close proximity to the dendrite of the second neuron. ये क्या है, ये है एक्सॉन टर्मिनल, किसका, हमारे पहले न्यूरॉन का. उसके बाद सेकेंड न्यूरॉन की कौन आ जाएगी, डेंड्राइटिक टिप, जो कि रिसीव करेगी. ठीक, when a nerve impulse reaches the knob like nerve ending of an axon, the tiny amount of chemical substance is released, जो कि क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर्स, released in the synapse. This chemical substance is called neurotransmitter. देखा वही, at synapse the electrical signal converted into chemicals that can easily cross over the gap and pass on the next neuron where it again converted into electrical signals. ओके, मतलब ये क्वेश्चन भी आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था. आई होप आपको समझ में आ गया. यहाँ पे भी सेम डायग्राम ही है. यहाँ पे क्या है, देखो ये जो गैप दिख रहा है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं जो कि पहले न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के किससे टच होंगे, अटैच होंगे, डेंड्राइटिक टिप से. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन. यहाँ पे कुछ एक्शंस दे रखे हैं, अब आपको बताना है ये एक्शन देकर कि ब्रेन का कौन सा पार्ट ये एक्शन को गवर्न कर रहा होता है. तो पहला एक्शन है हमारा मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस. तो पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट होता है, सेरिबेलम. ठीक है, और जब कोई इंसान अल्कोहलिक होता है, उसने अल्कोहल पी रखी होती है, तो क्या होता है, सेरेबेलम अफेक्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस जो होता है वो नहीं बनता, वो लड़खड़ा के चलता है. ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल धड़कने दो,
तो बीटिंग ऑफ हार्ट ये क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं। अगर कंट्रोल में हो गया तब तो फिर गए, तो कोई बचा नहीं सकता ना। ये क्या है? ये एक काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा होता है? आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट जो कि है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं मेडुला। ओके, देन थिंकिंग। तो थिंकिंग क्या, बहुत ही सोच समझ के करते हैं। थिंकिंग है, रीजनिंग है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो ये सारी जो कैपेबिलिटी है ना, ये जो गवर्न कर रहा था हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेब्रम। ठीक है, फोरब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, ये गवर्न करता है थिंकिंग। अब देखो डिफरेंस है, सेरेब्रम और सेरेबेलम वो मिक्स मत कर देना, सेरेबेलम अलग है, सेरेब्रम अलग है। ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट जो है मेडुला वो गवर्न कर रहा होता है। देन द next part is of this question, where are oxygen synthesized in a plant? Which organ of the plant shows positive phototropism, negative geotropism and positive hydrotropism? ठीक है, देखो tropism जहाँ पे भी वर्ड आ जा रहा है वो क्या है? रिलेटेड टू स्टिमुलाई है। ठीक, प्लांट में रिलेटेड टू मूवमेंट है, स्टिमुलाई नहीं, रिलेटेड टू मूवमेंट है। किस टाइप की मूवमेंट? अगर लाइट से रिलेटेड है देन फोटो, अर्थ से रिलेटेड है देन जियो, पानी से रिलेटेड है तो हाइड्रो, और किसी केमिकल से रिलेटेड है तो कीमो। ठीक है, अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म से क्या मतलब है? तो देखो हमारा एक नॉर्मल अगर प्लांट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये क्या है? प्लांट है। ओके, जो बचपन में ड्रॉ करते थे, और इसकी क्या थी? यहाँ पे नीचे रूट्स थी। ओके, ये जमीन है। ओके, अब इसको जो अपर पार्ट है जो कि जमीन के ऊपर वाला है, ये क्या कहलाएगा? हमारा शूट सिस्टम। और ये जो नीचे का पार्ट है जो जमीन के अंदर है वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है कि लाइट की तरफ कौन सा पार्ट होता है? रूट कभी देखा है? नहीं। जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का वो हमेशा लाइट की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ रहता है। वो शो क्या कर रहा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन अगर हम रूट की बात करें तो रूट शो करता है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, बट एट द सेम टाइम रूट शो कर रहा होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। मतलब कि अर्थ की डायरेक्शन में जो ग्रो हो रहा है रूट, वो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। बट अगर शूट की बात करें तो शूट शो करेगा निगेटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब अर्थ के तो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है निगेटिव जियोट्रोपिज्म। वो कौन करेगा? हमारा शूट सिस्टम, मतलब कि स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ओके, देन पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पानी की तरफ अगर हम प्लांट में देखें तो कौन ग्रो कर रहा होता है? हमारा रूट सिस्टम। क्यों? क्योंकि यही तो होता है ना जो जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर पानी की कमी होती है, जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स में हम देखते हैं कि हाईली डेवलप्ड रूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रूट्स को पानी ढूंढ करके खोजना पड़ता है ना उसे, और तब वो एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन अगर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, मतलब वो प्लांट जो कि पानी में ही रहते हैं, उनकी बात करें तो उनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। क्यों? इन्हें ज़रूरत ही नहीं है ना, इनके पास तो पानी बहुत ज़्यादा है। ओके, खैर हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक मोमेंट्स की, जिसमें था पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो करेगा? हमारे रूट्स। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो हाँ, देखो ये इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी दे रखे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा हाँ, एक पार्ट रह गया था, वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन द प्लांट। चलो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन दैट आर सिंथेसाइज इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स सच एज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने पढ़ी होंगी अपने 9th क्लास में भी, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें पावर ऑफ डिविजन होता है। ठीक, वो क्या करती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। एंड व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, तब वो कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट टिश्यू में। तो अगर किसी टिश्यू को डिवाइड होते रहना है, मतलब अगर नया प्लांट, कोई सीडलिंग है, कोई नया प्लांट है छोटा सा, उसे क्या करना है? ग्रो होना है, बड़ा होना है, तो वहाँ पे क्या होगा? रूट एंड शूट एपेक्स में ऑक्सीजन नाम का ये हार्मोन होगा, फाइटो हार्मोन, और जो कि हेल्प करेगा प्लांट के ग्रो होने में। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बर्ड्स एंड स्टेम्स। अभी हम लाइट में भी इफेक्ट देखेंगे कि लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन पे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, write the role of insulin in regulating blood sugar level in human body, mention the disease caused due to it। तो देखो ह्यूमन बॉडी में जब कभी भी हम कुछ भी खा रहे होते हैं, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ठीक, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में भी जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इतना हाई ब्लड शुगर लेवल सही नहीं है, तो क्या होगा, हमारी जो पैनक्रियाज की सेल्स होती हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती हैं ना, उनमें क्या होता है, एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है, इंसुलिन हार्मोन, वो सिक्रीट होने लग जाएगा। जब वो सिक्रीट होने लगेगा तो वो इस जो ब्लड का जो हाई ग्लूकोज लेवल है ना उसको मेंटेन कर देगा, उसको रेगुलेट करेगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो पैनक्रियाज की बीटा सेल से ये हार्मोन निकलना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। तो वही बात है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा, बीटा सेल्स जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की हैं वो सिक्रीट करेंगी। अगर रेगुलेट हो गया है तब तो कोई बात नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है, उस टाइम पे पैनक्रियास की जो सेल्स होती है ना, अल्फा सेल्स, वो सिक्रीट स्टार्ट कर देती हैं, सिक्रीशन स्टार्ट करती हैं ग्लूकागॉन का, जो कि आपके लीवर में जितना भी ग्लाइकोजन होता है उसे कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड में फिर से सिक्रीट स्टार्ट हो जाता है, उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है। तो अ काइंड ऑफ मेंटेनेंस चाहिए रहता है कि बहुत कमी भी नहीं हो ग्लूकोज की और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो आपके ब्लड में, ठीक है। चलो, आई होप समझ गया होगा उसको आप, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी देख लो कि आपको प्रॉपर अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। इंसुलिन हेल्प्स द सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही होती है, वाइल ग्लूकागॉन ट्रिगर्स अ रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर। लीवर में क्या होता है, लीवर में जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म में होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, ग्लूकागॉन, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है, ठीक। लेकिन अभी people with diabetes need to take supplement insulin to prevent their blood sugar levels from becoming too high। जिन्हें डायबिटीज है मतलब उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, आपने सुना होगा कई लोगों को कि इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेते हैं जस्ट टू रेगुलेट द शुगर लेवल इन देयर ब्लड, ठीक है, इसलिए वो इंजेक्शन ले रहे हैं, सप्लीमेंट लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे इफ शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस are detected by the cells of the pancreas, कौन सी बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, which respond by producing the more insulin। तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन क्या होगा, वो प्रोड्यूस होने लग जाएगा। फिर जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेशन होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। तो मूवमेंट्स ऑफ लीव्स टूवर्ड्स अ सेंसिटिव टच या सेंसिटिव प्लांट, कुछ भी अगर कह लेते हैं, तो देखो हमने एक प्लांट देखा है छुई मुई का, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा, तो उसको टच करो तो क्या हो जाता है, उसकी जो लीव्स होती है ना वो फोल्ड हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये वाला जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, ये कहलाता है नास्टिक मूवमेंट। और दूसरा मूवमेंट दे रखा है मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट, ये है ट्रॉपिक मूवमेंट, कौन सा, फोटोट्रॉपिज्म वाला, ठीक। अब जो डिफरेंस हमारे नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट के हैं वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। जैसे जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो कुछ स्टिमुलस के डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, बट जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन से टोटली रिलेटेबल होता है। प्लस जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, बट ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ये फोटोट्रॉपिज्म हो गया, कीमोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म, कुछ भी है, ये क्या है, कहीं ना कहीं ग्रोथ रिलेटेड होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिनेप्स तो देखो इतनी बार कर लिया है ना। चलो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्या दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखे हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं डिफरेंस वाले पार्ट को, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट की बात है, पहले कर लेते हैं। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ये क्या है,
नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दैट इज दीज मूवमेंट्स आर नीदर टुवर्ड्स द स्टिमुलेट नॉट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर लें, दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स और ओरिएंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। द मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। The next point is these movements are caused due to variation in environmental condition, that is they are variation moments. These are also moments of curvature but these occurs due to turgor change। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब जो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स है उसको टच करो वो मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो सेल्स होती है ना, उनकी जो सेल के अंदर क्या वैक्यूल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, वो क्या करते हैं अपने अंदर का कंटेंट जो है वो बाहर रिलीज कर देती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है टर्जिडिटी सेल की जो होती है वो उतनी रह नहीं जाती, तो जो जितने पत्ते होते हैं हमें फोल्डेड या ड्रूप काइंड ऑफ दिखाई देते हैं। ठीक है, टॉपिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं। दीज आर प्लांट मूवमेंट ऑफ कर्वेचर caused by unidirectional growth, that is one side of organ grows faster than other causing curvature। अभी इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि क्या होता है वन साइड ऑफ में ग्रो हो रही है बाकी नहीं हो रही है। फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा plant, touch me not plant, in response to touch is the example of nastic movement। okay, topic movement में bending of stem towards life, that is phototropism, and downward growth of roots in response to gravity, that is geotropism are some examples। वो इसके examples हैं। ठीक है, अब चलो इसको हम इस स्लाइड को पहले छोटा कर लेते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लेट मी रेज दिस, पहले इसको हटा दो। ठीक, अब हमारा सिनेप्स वाला था पार्ट, अब मुझे इस डायग्राम को बड़ा करना है। ठीक है, सिनेप्स का क्या था? व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओ भाई इसको ये देखो फिर से ऊपर आ गया, इसको फिर से और छोटा कर लेते हैं। भाई तुम हट जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, सिनेप्स ये हम लिख देते हैं। ये सिनेप्स क्या है? ये गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स है। ठीक है, a synapse is a gap between two neurons। At the synapse the electrical signals are converted into chemicals, neurotransmitters, that can easily cross the gap and pass on to the next neuron where they again get converted into electrical signals। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सोनल एंड है किसका? पहले न्यूरॉन का। वहां से क्या होगा? देखो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केमिकल मैसेंजर में, न्यूरोट्रांसमीटर में। और जो दूसरा हमारी न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक टिप है, वो क्या है? यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बना रखे हैं चैनल्स। वो क्या करेगा? इसको रिसीव कर लेगा, और ये जो क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ से रिसीव हो जाएगा केमिकल्स। अगेन यहाँ पे ये जो केमिकल सिग्नल्स उसे मिल रखे हैं वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इस तरह से हमारा जो है जो भी चेंजेस हैं, जो हमें स्टिमुलाई मिला है, वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स मूव करेगा। इसको क्या हो गया? मोए 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 मोए। ए भाई, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट। मतलब एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही है, तब क्या होगा प्लांट में चेंजेस? लीडिंग ऑफ बेंडिंग टू बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट, मतलब स्टेम की बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्सो नेम द हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब जब एक डायरेक्शन में हम लाइट देंगे, दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा? शैडो रहेगा, वहां पे कोई लाइट नहीं रहेगी, तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ स्टेम होने लग जाएगी, स्टेम झुकने लग जाएगा टूवर्ड्स लाइट। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे काम कर रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक, तो पहले हम डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? दो कंडीशन दे रखी है। पहला है कि सन यहाँ पे ऊपर है, ये आपका कोई शूट टिप है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो स्टेम की हाइट बढ़ेगी ना, वो इवनली ऐसे नॉर्मली बढ़ेगी। ओके, चलो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरी बात जो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, ये उसकी बात कर रहा है कि अगर हमने जो स्टेम है, जो हमारा प्लांट है, उसको एक ही डायरेक्शन पे लाइट दी, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सन है। ठीक, यहाँ से इसकी लाइट आ रही है, इस साइड में लाइट है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या है? लाइट नहीं आ रही है। ये क्या है? शैडो वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है, ये वाला हाफ, ये कौन सा? शैडो वाला। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है।
और यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक। तो जो हार्मोन है फाइटो हार्मोन ऑक्सिन, वो क्या होगा, शैडो वाले साइड में मूव कर जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या है, शैडो वाले पार्ट में ऑक्सिन मूव कर गया। अब जो ये शैडो वाले पार्ट में मूव कर गया, तो यहाँ की जो सेल्स होंगी ना, उन सेल का इलोंगेशन करने लग जाएगा। तो ये सेल क्या है, यहाँ की साइड की देखो ऐसे इलोंगेट करने लग गई। यहाँ की जो राइट साइड की सेल है वो तो अपना जैसे पहले थी वैसी ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुई। ये सेल क्या है, इलोंगेट करने लगी। अब निकल के अलग टूट के थोड़ी चली जाएंगी, रहेंगे तो साथ में, लेकिन क्योंकि ये लंबी हो गई है तो अब ये धीरे 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 बेंडिंग स्टार्ट कर देंगी। और ये वाली सेल जो थी ये नॉर्मल वैसी की वैसी ही थी, यहाँ पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये झुकना स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से हमें क्या होता है, हमें समझ में आता है कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो रही है। ओके चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको आप इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी देख लो। पहले मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को छोटा कर दे रही हूँ यहाँ पे। चलो इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। When a unidirectional light falls on the shoot, the auxin moves from the lighter to darker side of the plant। मतलब क्या, जो ऑक्सिन है वो जहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ रोशनी आ रही है उस तरफ नहीं रहेगा, शैडो वाले पार्ट में आ जाएगा, डार्कर साइड में आ जाएगा। दिस मोमेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन टूवर्ड्स द डार्कर साइड। मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हैंस द ग्रेटर ग्रोथ रिजल्टिंग इन द बेंडिंग ऑफ द स्टेम टूवर्ड्स द लाइट। और ये हमें शो होता है एज अ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन अ प्लांट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट। सेम वही क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड टर्म 1 में 2016 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। लीडिंग टू बेंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग शूट, ऑल्सो नेम द हार्मोन सिंथेसाइज एंड द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस। अभी हमने देखा था कि ऑक्सिन की वजह से हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है वो हमने समझ भी लिया था। यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग रीजन। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क हम अब तक कितने रिफ्लेक्स आर्क देख चुके हैं। ये क्यों जरूरी है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है कहीं ना कहीं जो हार्मफुल है तो उस पर हमें जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, अदरवाइज वो बहुत ही फीटल हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे ये हम में ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स में ये क्या है, हाईली डेवलप्ड है, कुछ में नहीं है। तो जिनमें नहीं डेवलप्ड है तो उनकी बात नहीं करते, पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमंस में क्यों ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि देखो ब्रेन को ना प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, स्पीड है बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो बहुत ही हार्मफुल हैं उनमें हमें बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देना है, बहुत ही जल्दी, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें रिफ्लेक्स आर्क की। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ भी लो। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, मतलब इमीडिएटली, एक चुटकी में। द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स एंड रिस्पॉन्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, देन स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व एंड योर मसल, जिसको कि काम करना है, इफेक्टर जिसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क इज इवॉल्व इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में इवॉल्व हुआ है, क्यों? बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। Reflex are enable the body to give quick response to harmful stimuli so that chances of damage to body are decreased। ठीक है, पूरी बात समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। It also prevents overloading of brain, so prevents its fatigue. Many animals have very little or none of the complex neuron network needed for the thinking. So it is likely that reflex arc has evolved as an efficient way of functioning in the absence of the thought process। ठीक है, मतलब जब हम सोचते भी नहीं ना, गर्म चीज को छू दिया, किसी नुकीली चीज को छू दिया, लाइट फ्लैश लाइट पड़ गई तो क्या है, तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स हो जा रहा है, हमें बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम आपने बहुत बार देख रखा है आपके एनसीईआरटी का रिफ्लेक्स आर्क वाला। ठीक है, ये अगेन यहाँ पे मैं शो कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग भी आती है इसकी, तो इसको याद रखना, अच्छे से रट लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड फ्रॉम विच द हार्मोन इज सिक्रेटेड। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन बताना है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए और वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है इसके बारे में बताना है। लोवरिंग लोवरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या था, इंसुलिन।
इंसुलिन नाम का हार्मोन है। ओके अच्छा, जब ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है तो उसे बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन था? ग्लूकेगॉन, यहीं पे लिख लेते हैं। और इसको जो ये हार्मोन है ये बनता कहाँ है, कौन सी ग्लैंड में बनता है? पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पैनक्रियाज क्या है? अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी देखा था कि इसमें क्या बन रहा है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का वो कर रहा है कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन जो हेल्पफुल है डाइजेशन में। ठीक, इसका एंडोक्राइन पार्ट कर रहा है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन जो कि क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर रहा है। तो इसको मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच बियर्ड इन ह्यूमन मिल्स, मतलब ये क्या है? अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कि दाढ़ी मूछें आ गई हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, हार्मोन ये है। अब ये कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहा है हार्मोन? ये हो रहा है रिलीज टेस्टिस। टेस्टिस भी क्या है? अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है और जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है वो ये हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो ये मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से रेगुलेट होता है? ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो सिक्रीट कर रही है कौन? हमारी थायराइड ग्लैंड। ओके चलो, हाँ देखो ये आपका इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी दे रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ भी लेते हैं जल्दी जल्दी। द हार्मोन दैट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल इज इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल। It contrasts the metabolism of sugar. It is secreted by the endocrine part of pancreas. Endocrine part of pancreas ना, क्यों? क्योंकि exocrine part क्या कर रहा होता है? कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी का आंसर, टेस्टिस secrete the male sex hormone called testosterone. ठीक है, which is responsible for the development of beard and mustache. थर्ड पॉइंट इस क्वेश्चन का, थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, जो बता दिया था। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक मोमेंट्स। ट्रॉपिक मोमेंट क्या था हमारा? द ट्रॉपिक मोमेंट किससे रिलेटेड था? हमारे ग्रोथ रिलेटेड था। अब हमारा आ रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, हमने पढ़ लिया था कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दरमियान ही कि उसमें क्या होता है, टूवर्ड्स लाइट जो होती है ग्रोथ हो रही होती है किसकी? हमारे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट की, शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम में क्या है हमारा? स्टेम, लीव्स। ठीक है, स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, जो भी है, जो हमारा शूट सिस्टम का पार्ट है वो शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? रूट्स। ठीक, देन फॉर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? ऑब्वियसली रूट्स। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन करेगा? हमारा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में जो भी है स्टेम, लीव्स, देन है क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? हमारे रूट्स। देन कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म देखो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या है, फ्लावर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहले हम बना लेते हैं एक पिस्टल। पिस्टल क्या है हमारी? ऐसे 3 पार्ट से मिलकर के बनी है। ये है स्टिग्मा, देन ये स्टाइल, ये क्या है? ये है ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर पे है क्या? ओव्यूल। ओव्यूल में यहाँ पे क्या है? 3 एंटीपोडल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं। बीच में क्या है? ये एग सेल है। ठीक, ये है एग। जो ये पार्ट है स्टिग्मा, यहाँ पे आकर के गिरेगा क्या? पॉलन ग्रेन। चलो इसकी लेबलिंग कर लिया। स्टिग्मा पे आकर के गिरेगा क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ऐसे ऐसे आकर के गिरेंगे। ठीक, अब ये पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। अब इस ट्यूब को कैसे पता कि इसको यहीं पर जाना है? इस एग के पास ही जाना है। यहाँ जो है ना कुछ
सुक्रोज या कुछ केमिकल सिंथेसाइज हो रहे हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ से, इधर से, और ये एक पाथवे फॉर्म करता है, कौन, पॉलन ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, जो कि इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ मेल गैमेट। ठीक, तो ये पाथवे जो बन रहा है ना, दैट इज रिलेटेड टू कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यही पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो मैंने समझाया वही लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन को बेटर बोला गया है हमारे जो नर्वस इम्पल्स है उससे ज़्यादा अच्छा क्यों है। देखो, हमने कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है कि ह्यूमन में कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन होता है, वो दो टाइप से हो रहा होता है। ठीक है, दो मेथड से हो रहा होता है। पहला तो क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, दूसरा हमारा केमिकल सिस्टम है जो हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है। अब इसमें से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम से ज़्यादा बेटर है एंडोक्राइन सिस्टम, वाई? वो इसलिए क्योंकि जो नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट है, क्विक है, वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेंगे। बट जब एक कोई नर्व इम्पल्स ऐसे ट्रैवल कर रही है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक, तो उस दौरान कोई दूसरा इंफॉर्मेशन या कोई दूसरा सिग्नल नहीं ट्रैवल कर सकता है। दूसरा ये है कि जब एक सिग्नल ट्रैवल हो जाएगा ना, तो देन उसके बाद इसको नॉर्मलाइज होने में और थोड़ा प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। जबकि केमिकल सिग्नल में जो ये हमारे केमिकल कम्युनिकेशन है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसमें क्या है, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ी धीमे धीमे है, बट ये एक बार हो रही है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के हर एक सेल में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, एक बॉन्डेज है केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ये बॉन्डेज है कि जो इम्पल्स जा रहा है वो उसी वे से होकर के जाएगा। पहली चीज, जहाँ जहाँ नर्व है वहीं वहीं जाएगा और ऐसे वैसे कहीं नहीं जा सकता। बट ये बाउंडेशन हमारी केमिकल सिग्नल की नहीं है, केमिकल कम्युनिकेशन की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होंगे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हो जाएंगे और थ्रू ब्लड बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक पार्ट तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक, अब इतना समझ में आ गया आई होप। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलो, इन एनिमल्स द मैसेज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे भी, एंड फ्रॉम लेटर, मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो हमारी इफेक्टर मसल्स है वहां तक, टू द इफेक्टर्स इज वेरी क्विक, बहुत जल्दी होता है। बट नर्व इम्पल्स कैन रीच ओनली दोज एनिमल सेल विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, जहाँ पे है नर्वस टिश्यू। दीज सेल्स आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक सम टाइम टू रीसेट देयर मैकेनिज्म, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है अपने आप को रीसेट करने के लिए। जब बिफोर अ न्यू इम्पल्स इज जनरेटेड, मतलब दूसरा इम्पल्स जनरेट करना, उससे पहले वो थोड़ा सा टाइम लेगा। It means cell cannot continuously generate and transmit electrical impulses. This is the reason most multicellular organisms use another means of communication. दूसरा मेथड वो क्या है, called chemical communication. In chemical communication, information is spread out throughout the body by blood and its effect lasts longer. ठीक, chemical communication is however slow है, but it can reach all the cells of body regardless of nervous connection. ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, नेम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन देख लेते हैं। तो पहला हमने तो देख लिया था, कौन सा था, ऑक्सिन। दूसरा क्या है, जिब्रेलिन। ठीक, तीसरा क्या है, एक है, नहीं पहले हम लिखेंगे साइटोकाइनिन। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक, एक है एब्सिसिक एसिड, ये इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये खाली इकलौता हार्मोन जो ग्रोथ इनहिबिटर है। एक हार्मोन है इथाइलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए। ये पहले आपके सिलेबस में था बट अब हटा लिया गया, बट फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए कि अगर फलों को जल्दी पकाना है तो क्या करते हैं, जो फ्रूट सेलर्स होते हैं वो इथाइलिन स्प्रे करते हैं फ्रूट्स पे ताकि वो जल्दी से पक जाए। ठीक है, चलो हार्मोन्स हो गया, अब इसको
हाँ, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ डज द फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द हार्मोनल सिक्रेशन। ठीक है, तो आपको एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल में तो हमने एग्जांपल अच्छे से समझ ही लिया था, कौन सा, डायबिटिक पेशेंट का, जिसमें क्या हो रहा है, या किसी ने कुछ खाया तो उसमें क्या हुआ, उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल हाई हो गया, शुगर लेवल हाई हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि हमारे पैनक्रियाज का पार्ट है, वहां पे इंफॉर्मेशन गई, तो क्या हुआ, इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट हुआ, इंसुलिन सिक्रेट हुआ, उसने ब्लड ग्लूकोज को क्या हुआ, कंट्रोल करा, कंट्रोल करने के बाद जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया है, तो ये इंसुलिन का सिक्रेशन अगेन इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स में, और वो इंसुलिन का सिक्रेशन करना कम कर देगा, ठीक है। और इस तरह से ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसी तरह से काम करती है, ठीक। इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी आप देख सकते हो इसको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको पढ़ लेते हैं। The feedback mechanism of hormones is the mechanism through which the balance of hormone in the body or blood is maintained. The increase or decrease in the concentration of the hormone can either stimulate the secretion of the particular hormone or inhibit the hormonal secretion. This is called what? This is called feedback mechanism. ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको, अगर हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है यानी शुगर कंटेंट है, अगर वो बढ़ गया, ठीक, तो क्या होगा, हमने कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाई है, तो क्या होगा, जो शुगर लेवल है बढ़ जाएगा, कहाँ पे, हमारे ब्लड में। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को, जो कि सिक्रेट करना स्टार्ट कर देगी इंसुलिन को, फिर इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा सेल्स को ताकि वो ग्लूकोज को जल्दी जल्दी यूटिलाइज करें, देन ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, वो रेगुलेट हो जाएगा या कम हो जाएगा, अगर वो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये फिर ये जाएगा इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ क्या, इंसुलिन हार्मोन, ठीक, ये इनहिबिट करेगा किसकी सिंथेसिस को, इंसुलिन के सिंथेसिस को, बीटा सेल्स जो होंगी पैनक्रियाज की, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स, वो क्या करेंगी, इंसुलिन का सिक्रेशन फिर करना रोक देंगी, ठीक है। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म कि अगर कार्बोहाइड्रेट या शुगर लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जब ये ग्लूकोज लेवल रेगुलेट हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है जो कि है केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। वैसे तो बहुत उम्मीद नहीं है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, बट 2017 में इन द फॉर्म ऑफ MCQs ऐसे क्वेश्चंस बने थे और आए थे। तो चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस थे। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द टेबल, एक टेबल दे रखी है जिसमें क्या है, स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है और लेवल है किसका, TSH का, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब क्या, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है 9 मंथ होता है, तो पहले 3 महीने वो क्या होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर जो दूसरे 3 महीने वाले पार्ट है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर। और इसमें क्या है, एक नॉर्मल लेडी में जिसमें TSH का जो लेवल होना चाहिए वो दे रखी है, लो लेवल है TSH का तो दे रखी है, हाई लेवल है तो दे रखा है, ठीक है। ये हमने समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको पढ़ लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर TSH लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई TSH लेवल एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैन स्पेशली अफेक्ट द चांसेस ऑफ मिसकैरेज, मतलब कि बच्चा खराब भी हो सकता है। देयरफॉर प्रॉपर मेडिकेशन इन कंसल्टेशन with a doctor is required to regulate or control the proper functioning of the thyroid gland, ठीक है। ये इतना चीज समझ दे के डरने की जरूरत नहीं है, बस खाली ये आपको दे रखा है, एक डर क्रिएट करने के लिए काइंड ऑफ कह सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। लेवल ऑफ क्वेश्चन वही होगा जो आपका NCERT है, उससे कहीं ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH। TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ बन रहा होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये एक्ट कहाँ करेगा, हमारी थायराइड ग्लैंड पे, ठीक। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH। TSH का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ TSH यही है कि वो रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। व्हाई डू TSH लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी मॉनिटर्ड। अब इसका आंसर आपको यहीं दे रखा है,
It is important to monitor TSH level during pregnancy. High TSH level and hypothyroidism can especially affect the chances of miscarriage. That is why it is important to monitor TSH level during pregnancy. ठीक, चलो तीनों क्वेश्चंस भी होगा और ये देखो आपको आंसर यहाँ दे रखा है, TSH का फुल फॉर्म, देन ये TSH का फंक्शन क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने आपको जो फंक्शन बताया वो थायरॉक्सिन का फंक्शन बता दिया था, सॉरी। थायरॉक्सिन का फंक्शन होता है आपकी बॉडी में जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का। TSH क्या करेगा, वो तो एक ही काम करेगा, वो जो थायराइड ग्लैंड है उसको कमांड देगा कि भाई तुम्हें थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो TSH का फंक्शन है, TSH स्टिमुलेट थायरॉक्सिन ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। ओके, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हाई डू TSH लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी मॉनिटर, जो हमने देख भी लिया था। TSH लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी मॉनिटर एज हाई TSH लेवल एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कैन इंक्रीज चांसेस ऑफ मिसकैरेज। तो इससे बचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है TSH लेवल को कंट्रोल रखना, ठीक। चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज फिनिश होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।